अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेलकम टू सुबह की सोच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑन सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। इतने अच्छे से उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग कर दिया है हसनैन ने कि शायद मेरे कहने की जरूरत नहीं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप सबको जुमा मुबारक भी हसनैन, आपको भी। और आज के दिन आपने जब खुद अपने लिए दुआएं करेंगे तो हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग किया था, जुमा आपके लिए छोड़ दिया था। हाँ, जुमा मुबारक आप भूल गए थे तो मैंने कहा मैं याद दिला दूं। तो जी आप सब ने आज छोड़ा था, मैंने कहा गजल भी तो कुछ बोलेंगे। ओके आप सबको हम खुश आमदीद भी कहेंगे, सुबह की सोच में जुमा मुबारक भी कहेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि हम अपना शो का आगाज़ कैसे करते हैं, अपनी ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ जो हमारी सोशल स्टोरीज होती हैं। सबसे पहली जो स्टोरी है, ट्रेंडिंग स्टोरी है, वो ये है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले अफगान शहरी अब नादरा के रेडार पर आ चुके हैं। और रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक नादरा के खुसूसी सॉफ्टवेयर की मदद से मशकूक शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही की गई है, जिससे ये इंकशाफ हुआ है कि 2.5 लाख से जायद अफराद ने जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं। सॉफ्टवेयर ने फैमिली आप ये कहें कि एक तज्जिया लिया फैमिली डेटा के हवाले से, जिसमें मशकूक रिकॉर्ड्स की निशानदही एग्जैक्टली और मशकूक रिकॉर्ड्स की निशानदही की, जिसमें ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पशीन, चमन और कोयटा के रहायशों की फैमिली ट्रीज में अफगान बाशिंदों को शामिल किया गया है, जबकि एजेंट्स ने भारी रकूम लेकर गैर मुल्कियों के लिए पाक शनाख्ती कार्ड बनवाए। नादरा हुकाम के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के कार्ड खुद कार निज़ाम के तहत ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं और ब्लॉक शुदा कार्ड्स के हामिल अफराद को नादरा दफातर में जाकर अपनी तस्दीक कराने की अब हिदायत भी जारी की गई हैं। और मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक ना कराने की सूरत में उनके शनाख्ती कार्ड मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिए जाएंगे। तो ये अब मामला शुरू हो गया। वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम नादरा। और हमें इस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जब आप अफगान बाशिंदों को बेदखल कर रहे हैं या उनके मुल्क में वापस भेज रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग तकरीबन लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, जिनके पास आईडी कार्ड तो है लेकिन वो आईडी कार्ड असली नहीं है, वो नकली हैं, वो जाली हैं। सो वो लोग जिनके पास जाली आईडी कार्ड है, अगर आप उनको बाहर नहीं भेजेंगे, उनके मुल्क में वापस नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पे किसी न किसी तकरीबकारी में मुलव्विस पाए जाएंगे। सो जिनके पास फैमिली ट्री नहीं है और जिनके पास आईडी कार्ड असली नहीं है, वो अगर हमें सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि जेल की सलाखों में के पीछे जाने से बजाय आप अगर अफगानिस्तान वापस जाएंगे तो डेट विल बी वेरी गुड फॉर यू। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इसी रिलेटेड ही खबर है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से खबर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड करने के वाक़यात पर वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने सख्त नोटिस लिया है। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आइंदा किसी भी कानूनी दस्तावेज रखने वाले वर्कर्स को ऑफलोड नहीं किया जाएगा। इजलास में DGFI रिफत मुख्तार ने बताया कि लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर पेश आने वाले बाज़ वाक़यात की तहकीकात जारी हैं और अगर कोई एहलकार मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये वजाहत की कि वर्क वीज़ा पर जाने वालों के लिए कोई नई शराइत या फिर बयान हल्फी लाजमी नहीं है, आप इसके बगैर भी जा सकते हैं। और DGFI के मुताबिक जल्द एक नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके जरिए बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स अपनी इमिग्रेशन रवानगी से कबल ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे, उसको मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा सालिक हुसैन साहब की बात की जाए तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क की मईशत का आम सतून करार दिया और उनके मसाइल के हल के लिए जामे इकदाम किए जा रहे हैं, उनका ये कहना था। और उन्होंने मजीद बताया कि एयरपोर्ट्स पर गैर ज़रूरी ऑफलोडिंग के तदारुक और इमिग्रेशन अमल में शफाफियत के लिए नए SOPs तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ से वर्क वीज़ा लेके जाते हैं और काम की निस्बत से जाते हैं और जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला बेचते हैं, वो ज़र मुबादला बेचते रहे और पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होगा और वो हमारे एसेट है, ऐसा कहना था चौधरी सालिक हुसैन। बिल्कुल जी, हमारे काबिल फ़ख्र एहसास है, आपने बिल्कुल सही कहा, चौधरी सालिक हुसैन ने भी ठीक कहा। और इसके साथ साथ जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, फिर उनको ऑफलोड करने का मकसद बनता भी नहीं है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं है, आप चौधरी सालिक हुसैन बैरून मुल्क भी जो ओवरसीज़ हैं उनके हवाले से काफ़ी उनकी मुलाजमत से रिलेटेड बहुत से ऐसे मौके भी पैदा करें जिनसे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बहुत सी अच्छी खबरें भी हमें मिलने को सुनने को मिल सकती हैं इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर ये देते हैं कि 50% दवाओं की कीमतें तय करने का इख्तियार
कंपनियों को मिल गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान रेप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उबैदुल्ला का कहना है कि मुल्क में 50% दवाओं की कीमतें तय करने का इख्तियार कंपनियों को मिल गया है, ताहम ज़रूरी दवाओं की कीमतों पर हुकूमती इख्तियार ख़त्म नहीं हुआ। और एक जगह इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर उबैदुल्ला ने कहा कि 100 दवाओं का सर्वे मुकम्मल कर लिया, हुकूमत जो भी हिदायत करेगी उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। और दूसरे मरहले की बात की जाए तो मजीद दवाओं की कीमतों का सर्वे करने का ऐलान भी किया गया है और मार्केट में दस्तयाब मजीद जितनी भी मेडिसिन है उनको महंगी होने का सर्वे भी करेंगे और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ये अच्छा है क्योंकि आप पहले तमाम तर चीज़ों को देख लीजिए, परख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, उसके बाद जो डिसीजन लेंगे वो यकीनी तौर पर रैशनल होगा। हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें सर्वे नहीं किया जाता, लोगों की राय को शामिल नहीं किया जाता और वो बाजुका जब आप उनको देखते हैं एक बड़े अरीना में या बड़े कैनवस से तो आपको इररैशनल लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे मेरा ख्याल है कि सर्वे करना बिल्कुल बनता था। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जो कि इटली से हमारे सामने आई है। इटली ने सूबा बलूचिस्तान के आसार कदीमा के मकामात से चोरी होने वाले कदीम नवादरात वापस कर दिए। तफसीलात के मुताबिक ये नवादरात तकरीबन 5000 साल पुराने थे और रोम में पाकिस्तानी सफारतखाने ने कहा है कि ये जो तबादला किया गया ये दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताउन की मिसाल है। सफारतखाने के मुताबिक नवादरात बलूचिस्तान के कुल्ली और नाल के मकामात से मुंसलिक हैं और कांसी के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं और इन इब्तदाई बस्तियों से हैं जो वादी सिंध की तहजीब से भी पहले की हैं। ये नवादरात रोम के हवाले की गई थी जिसके बाद ये पाकिस्तान पहुंची हैं और इन अशिया को अतालवी हुक्काम ने बैरून मुल्क स्मगल करने के दौरान जब्त किया था। इससे कबल बरामद होने वाले 7 दीगर टुकड़े अप्रैल में मिलान में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल को वापस किए गए थे और सफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि चोरी शुदा और स्मगल शुदा नवादरात की बाजियाबी दो दोस्त रियासतों के दरमियान बेहतरीन ताउन की एक शानदार मिसाल है और दोनों कदीम तहजीबों और यूनेस्को के मकामात के घर हैं। बयान में कहा गया कि गुज़श्ता 18 वर्षों में चोरी शुदा विरसे के तकरीबन 100 लाजमी टुकड़े जब्त किए गए और पाकिस्तान को वापस किए गए जो सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ममालिक के अज़्म की अक्कासी करता है। और मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान और इटली आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबों में कई दहाइयों से मिलकर काम करें और पाकिस्तान ने इन शोबों में इन अतालवी स्कॉलर्स को इनकी खिदमात के लिए कौमी एजाज़ात से भी नवाजा है। ये बहुत अच्छी बात है जी, पाकिस्तान के जो कीमती नवादरात थे वो वापस कर दिए गए हैं और फिर इस तरह जब कंट्रीज़ में इस तरह का तबादला होता है तो एक अच्छी इमेज भी सामने आती है इन फ्यूचर भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि इतने जिस तरह से आपने बताया कि इतने कदीम नवादरात थे जिनको चोरी किया गया था और उसके बाद अब वापस कर दिया गया, दैट इज़ गुड। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं बरतानिया, जहां पर बरतानवी हुकाम ने सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्स से करोड़ों पाउंड मालियत की डायनासोर की नायाब हड्डियां, लंदन में 9 फ्लैट्स और चीनी फनपारों का मजमुआ जब्त कर लिया। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई जराइम से हासिल शुदा दौलत की वापसी के मुकदमे के सिलसिले में की गई है और वेडनेसडे के रोज़ यानी कि बुध के रोज़ बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सू और उनकी कंपनी सू एम्पायर लिमिटेड के साथ एक तस्वीर तय किया जिसके तहत ये असासे जो थे वो प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट के तहत जब्त किए गए। ये कानून बरतानवी हुकाम को ये इख्तियार देता है कि वो ऐसे असासे वापस ले सकें जो गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए हों, चाहे वो मुलजिम को अदालत से सज़ा ना भी हुई हो। NCA ने इस मुकदमे की तफसीलात या फिर इल्ज़ामात की नौयत ज़ाहिर नहीं की जिसके तहत सू के खिलाफ कार्रवाई हुई और जब्त किए गए कीमती असासों में आप ये कह लें कि इस किस्म के जो कदीम जो चीज़ें थी वो सामने आई हैं, फॉसिल शुदा ढांचे शामिल थे, वो चीज़ें सामने आई हैं जिनकी उम्र तकरीबन 15 करोड़ साल बताई जाती है और ये ढांचे गुज़श्ता साल क्रिस्टीज नीलाम घर से 1 करोड़ 24 लाख पाउंड यानी कि तकरीबन 16.1 मिलियन डॉलर में खरीदे गए थे और उस वक्त नीलाम घर ने उनकी तस्वीर जारी की थी जो किसी कुदरती तारीख के अजायब घर की नुमाइश से मुशाबत रखती थी। और मुकदमे में बरामद किए गए 11 चीनी फनपारे भी शामिल हैं जो 2022 में 4 लाख पाउंड से जायद में नीलामी से खरीदे गए थे। अदालत का जो हुक्म आया उसके मुताबिक जब्त शुदा असासों की फरोख्त हासिल होने वाली रकम का चौथाई हिस्सा सू के नामजद बैंक अकाउंट में जमा कराया जाएगा और नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस मामले पर फिलहाल अभी तक कोई तबसरा नहीं किया, इन फ्यूचर शायद कर दें। बिल्कुल ऐसी है। इसमें जो सबसे काम की बात ये थी कि उन्होंने उनसे उनके ज़राए आमदनी मांगे
اور وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے, اور وہ جب جسٹیفائی نہیں کر پائے تو ان کی تمام تر چیزوں کو اس طرح سے نیلام کیا جائے گا. لیکن اس میں بھی عدالت نے تھوڑی سی ریلیکسیشن یہ دی ہے کہ ان میں سے ایک پورشن ہوگا منی کا جو کہ اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. خواتین و حضرات, آگے بڑھتے ہوئے ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے جو کہ آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے. محققین نے البانیہ اور یونان کی سرحد پر موجود ایک غار میں مکڑیوں کا وسیع جال دریافت کیا جو کہ ممکنہ طور پر دنیا کا سب سے بڑا جال ہو سکتا ہے. حال ہی میں دریافت ہونے والا یہ جال 100 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 69,000 مقامی مکڑی اس میں شامل ہے, جس میں بان فیول ویور اور 42,000 شیٹ ویو سپائڈرز اس میں شامل ہیں. سوشل مکڑیاں آبادی نما جالیں بناتی ہیں جو ہزاروں مکڑیوں کا گھر ہوتی ہیں, اور ایسے وسیع جال انتہائی نایاب ہوتے ہیں جن میں ایک قسم ریتی ہوتی ہے. تاہم محققین نے اس سے قبل ایسا کوئی مشترکہ جال دریافت نہیں کیا جو مختلف اقسام کی مکڑیوں کے اکائیوں نے بنایا ہو. محققین کا کہنا ہے کہ یہ جال سب سے پہلے 2022 میں زیر زمین وائلڈ لائف سروے کے دوران دریافت ہوا تھا اور اس کے متعدد دورے کیے گئے تاکہ اس پر تفصیلی مطالعہ کیا جا سکے. غار کا داخلی راستہ یونان میں جبکہ اندرونی خانے البانیہ میں واقع ہیں, اور یہ دریافت مکڑیوں کی سماجی زندگی اور ان کی قدرتی رہائش کے حوالے سے ایک نادر موقع فراہم کرتے ہیں اور حیاتات کے ماہرین کے لیے تحقیق کا ایک نیا باب کھولتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ غیر معمولی سی اس طرح سے دریافت ہے اور پہلے اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو ابھی ہمیں کلائمیٹ چینجز کے اثرات نظر آ رہے ہیں یا پھر ماحولیاتی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن اس پر مزید تحقیقات ابھی جاری بھی ہے. جتنے بھی ریسرچرز ہیں, جس طرح سے مزید تحقیقات آئیں گی اس طرح ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی ہماری سوشل سٹوریز. یقینی طور پر آپ کچھ سمجھ آیا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یقینی طور پر آپ لوگ بھی اس کو دیکھ چکے ہوں گے. سوچا ہم نے بھی کہ اس کو بھی ڈسکس کر لیں, کیونکہ حکومت بلوچستان کے ہیلی کاپٹر کو ٹریکٹر سے کھینچنے کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر تیزی سے. اور ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان حکومت کا وہ ہیلی کاپٹر جس کو وزیر اعلیٰ بلوچستان, صوبائی وزراء اور افسران صوبے کے مختلف علاقوں کے دورے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اسے ٹریکٹر کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے. اسی حوالے سے صوبائی حکام کا بھی کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت کے ہیلی کاپٹر کو ہینگر سے ایئرپورٹ کے رن وے پر لانے کے لیے ٹرک بھی موجود ہے, تاہم اس کے خراب ہونے کی صورت میں ٹریکٹر سے مدد لی جاتی ہے. اور صوبائی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت کا ہیلی کاپٹر درست اور فعال حالت میں بھی ہے, پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل ایسی ہے. مصطفیٰ بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں بلوچستان سے. مصطفیٰ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ ویڈیو اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہیلی کاپٹر سے اس کو کھینچنے کی ضرورت پڑی؟ اس کے جو اپنے اکوپمنٹ تھے وہ کہاں پہ تھے؟ کس وجہ سے یہ ضرورت پڑی؟ اور اس کے بعد جو ہمیں بلوچستان گورنمنٹ کا ایک موقف ملا کہ وہ درست ہے, فعال حالت میں ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ٹریکٹر سے ہیلی کاپٹر کو کھینچا گیا. بالکل, بلوچستان میں ایک سرکاری ہیلی کاپٹر کو کھینچنے کی ٹریکٹر کی جانب سے ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے, جس کے بعد جو ہے صارفین جو ہے بلوچستان کے جو شہری ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے پھٹ پڑے ہیں اور حکومت بلوچستان کو تنقید بناتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان کی کیا صورتحال رہی ہے, کس طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے, کس طرح نااہلی کی جو ہے وہ مثالیں قائم کی جاتی رہی ہیں, وہ بھی ایک اہم اور اچھا ایک ٹاپک ہے. کیونکہ ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کیا ذمہ داری. ٹھیک ہو گیا, آواز آ رہی ہے؟ جی مصطفیٰ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کیا اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے, کیا اس کے ادارے جو ہیں وہ فعال ہیں, کیا وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, تو ہمیں بلوچستان میں کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جو کہ مکمل طور پہ فعال ہو یا متبین کر سکے لوگوں کو. اسی وجہ سے جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, صارفین جو ہے وہ غصے میں دکھائی دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہی ٹیکس سے جو خریدے گئے اثاثے ہیں, کبھی جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھائی جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس سے قبل بھی دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں
लहाज में वजीर आला बलूचिस्तान के छोटे भाई हैं मीर आफ्ताब भुट्टी, वो अपने जो राइट हैंड्स हैं या उनके जो करीबी दोस्त हैं या साथी हैं उनके साथ जो है बाकायदा वो उतरते हैं प्रोटोकॉल के साथ, और किस हैसियत से वो इस पे सफर कर रहे होते हैं, इस पे तनकीद का निशाना किया गया था। उसके बाद जो है इस हेलीकॉप्टर की जो वीडियो वायरल हुई है उसको ट्रैक्टर जो है खींच रहा है, इस पे भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बलूचिस्तान के शहरियों की जानिब से। लेकिन इस पे जो है हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया है कि ये जो है हैंगर जो है इस्तेमाल किया जाता है, हैंगर के जरिए इसको रनवे पे या हेलीपैड पे लाया जाता है ताकि इसको जो है इसके करने की जरूरत ना पेश आए, क्योंकि उड़ान भरने से कबल ही इसको जो है दुरुस्त जगह अच्छा पे मुस्तफा, ये बताएं कि जिस तरह आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने भी देखा वीडियोस वायरल हुई, अभी ये भी वीडियो वायरल हुई, इस पे भी तनकीद की जा रही है, तो बलूचिस्तान में जो सरकारी एहसासें हैं उनके हवाले से कोई, उनकी देखभाल के हवाले से कोई जामे पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान पे तो हमेशा जो है तनकीद होती आई है, लेकिन जब हम इस पे तनकीद करते नजर आते हैं, चाहे सहाफ़ी हजरात हों चाहे मीडिया चैनल्स हों, जब इसकी निशानदही करते हैं, हमारा मकसद सिर्फ निशानदही करना ही होता है, उस पे आके जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में बातें तो कर दी जाती हैं, जैसा कि इस बात पे जो है मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये बिल्कुल दुरुस्त हालत में है और फ़आल है, इसको उड़ाया जा सकता है और ये जो है बिल्कुल काम करने के लिए काबिल है। लेकिन यहाँ पे जो सार्फिन है उनको मुतमईन नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके मौके पाने के बाद भी जो बलूचिस्तान के शहरी हैं वो इस इनका जो एलामिया है उससे मुतमईन नजर नहीं आते। उसकी एक ही वजह है कि इससे कबल भी जो भी इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है या मौक़िफ़ अपनाया, जब भी किसी भी इशू पे मौक़िफ़ वो दिया है उस पे भी जो है हमेशा जो है उलट ही इन्होंने बयानिए बनाए हैं। इसी वजह से जो है ठीक हो गया, गलत बयानिए ही बनाए हैं। मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच। हो जाने का ख़वातीन बढ़ते और आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग आपके साथ रिपोर्ट शेयर करनी है, पैकेज शेयर करना है। कभी आपने, गज़ल वैसे आपसे भी पूछ लेता हूँ, सबसे पूछ लेता हूँ, कभी आपने सोचा है कि जिन चीज़ों को हम कचरा समझ के फेंक देते हैं वो भी किसी के लिए एक कीमती खजाना बन सकती हैं? नहीं, हम तो बस खाया पिया और बीन में फेंक दिया। यही सोच लेकर एक लड़की सलमा आदिल, जिन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता बदला है, और सलमा ने अपने इर्द गिर्द पड़ी बेकार चीज़ों में वो खूबसूरती देखी है जो आम आंखों से छुपी रहती है। सलमा ने अपनी तख्लीकी सलाहियत से कचरे को आर्ट में बदल दिया है और पैगाम दिया है कि अगर नीयत मस्बत हो तो बेकार चीज़ें भी नई जिंदगी पा सकती हैं। सलमा का फ़न सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि एहसास, शऊर और माहौल से मोहब्बत का आकाश है। वो ना सिर्फ फ़न तख्लीक कर रही हैं बल्कि मुआशरे को ये सिखा रही हैं कि खूबसूरती हर जगह मौजूद है, बस देखने वाली नज़र ही होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अरशद शाह जानते हैं कि दुनिया में रोजाना 1.05 अरब टन कचरा है जो सिर्फ और सिर्फ किचन से जमा होता है। अब इस कचरे से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, बता रही हैं हमें इस्लामाबाद की रिहायशी सलमा आदिल। तो नाज़रीन, ये है वो मॉडल किचन जहां से जीरो वेस्ट निकलता है, यानी कि यहाँ की तमाम चीजें कारामद हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप वेस्ट कह सकें या कचरा कह सकें। तो इस मॉडल किचन की जो मालिका हैं, आज उनसे आपको मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे इन्होंने मेंटेन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइएगा कि आज के दौर का सबसे बड़ा जो मसला है वो आलूदगी है। आलूदगी की वजह से मौसमियाती तब्दीली आ रही है और कचरे के ढेर लगे हुए हमें नजर आते हैं, खुसूसन जैसे जैसे अर्बन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये कचरा जो है सर्दे दर्द बना हुआ है इंतजामिया के लिए भी और आवाम के लिए भी। लेकिन आपका ये वो मॉडल किचन है जहाँ से कोई भी कचरा हमें ना नजर आया ना निकलता है। कैसे करती हैं आप ये? खैर कोई तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बट 90% हमारी कोशिश है कि कोई चीज जाया ना जाए। आपको पता है जितने छिलके हैं उनका हम कंपोस्ट बनाते हैं और उनकी खाद बन जाती है। अच्छा, आप छिलकों से खाद तैयार करते जी जी जी, क्योंकि मैं 50 बच्चों को खाना देती हूँ तो जाहिर बात है सब्जी कटती है, फ्रूट दिया जाता है, तो बहुत सारे छिलके वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो उनका फिर हम खाद बना लेते हैं। वो खाद हम यूज करते हैं गमलों में, और उन गमलों में फिर हमने किचन गार्डन बनाया हुआ है जिसमें हम टमाटर लगाते हैं, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, सलाद, जो कुछ छोटा मोटा जो गमले में लगा सकते हैं, तो वो फर्टिलाइजर जो है खाद वो उन गमलों में इस्तेमाल हो जाता है। तो क्यों ना हम आपके उस खाद वाली जगह और आपके वो छोटे गार्डन का विजिट करें? जी जी जरूर। प्लीज।
ये देखें, ये वाला जो जगह है इसको तकरीबन 3 महीने हो गए हैं और ये नजर आ रहा है कि ये ऑलरेडी डिकम्पोज होने शुरू हो गए हैं सारे छिलके। तो आप इसमें कोई केमिकल यूज करते हैं ताकि इसको डिकम्पोज किया जा सके, इसकी जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाया जा सके? हाँ बिल्कुल, लोग करते हैं, वो कोई मिलता है, कोई पाउडर मिलता है जो डाला जाता है इसमें, मगर हम लोग नहीं करते। एक तो हमारे बजट का भी इशू है और हमारे पास टाइम है, क्योंकि जब एक दफा तैयार होता है वो इतना ज्यादा तैयार, इसको फिर छानते हैं। हमने एक छन्नी बनाई हुई है बड़ी, ताकि जो मोटा मोटा है वो पीछे रह जाए, वो फिर चलता रहता है, डिकम्पोज होता है, और जो बारीक है वो हम गमलों में डाल लेते हैं। तो मैम इसके साथ साथ और जो जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं ना, जैसे छिलके वगैरह हो गए, अंडे के छिलके हो गए, उनको आप कैसे करते हैं? वो फेंक देते हैं आप? देखिए, बच्चे 50 हैं, अंडा हम उनको 2-2 अंडे देते हैं हफ्ते में, तो जाहिर बात है अंडे के छिलके बहुत होते हैं। अंडे के छिलके हम लोग इस तरह सुखा लेते हैं, ये सुखाए जाते हैं, फिर इनको हम लोग पीसते हैं, ये हम पीसते हैं इसको, और फिर इसको हम यूज करते हैं एज फर्टिलाइजर। ये भी खाद है पौधों, ये भी खाद बन जाए? खाद बन जाती है क्योंकि ये प्योर कैल्शियम है। हमारी वो खवातीन जो इस टाइम आपको देख रही हैं, जो परेशान हैं कचरे से, उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी, देखें हल बहुत है, आप करना चाहें तो हल निकालने। आजकल तो इंटरनेट, ये गूगल, ये चीजें इतनी बेतहाशा हैं कि वो आपको इतने सॉल्यूशंस दे सकते हैं, मगर आप लोग करना चाहें तो हो सकता है ना। लोग करते नहीं है, क्योंकि कौन कपड़े का थैला याद रखे के साथ लेके जाए? पता है आसान है, शॉपर मिल जाएगा वहां से, और मुल्क तबाह हो रहा है ये शॉपरों से। जी, सलमा दिल ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया कि हमारा मुल्क शॉपर से और कचरे से तबाह हो रहा है। अगर आप चाहें, अगर आप करना चाहें तो आप वेस्ट फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। जी, तो ये पैकेज आपने मुलाहिजा किया और एक खूबसूरत मैसेज था इस पैकेज में, और यकीनी तौर पे आखिर में जो बात उन्होंने की वो दिल को छू लेने वाली थी कि आप क्यों प्लास्टिक के पीछे पड़ते हैं। एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए। आप अगर किसी भी जगह पे जाते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, व्हाट्सएवर कुछ भी करते हैं, तो उस कपड़े में आप वो ला सकते हैं। और आजकल तो ग्रॉसरी बैग्स भी हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी कपड़े की सूरत में है, तो आप वो एक दफ़ा अगर ले आएँ तो आपके घर में वो महफूज रहते हैं। जब भी आपने निकलना है तो वो ले लें और वापस जाएं, ग्रॉसरी करें, वापस आ जाएं। और दिनों जाती यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की, जो कि इलेक्ट हुए और आप सबके पसंदीदा शख्सियत वो आजकल बन चुके हैं, ज़ोरान ममदानी की। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे न्यूयॉर्क के सिटी के मेयर ज़ोरान ममदानी की, जो कि मेयर वहाँ पे बने, लेकिन उनके शादियाने पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे जो है वो बज रहे हैं, और यकीनी तौर पे लोग इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उस दिन भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम इनको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम हैं वो, ताल्लुक़ उनका इंडिया से है, माँ उनकी हिंदू हैं और बाप उनके मुस्लिम हैं, लेकिन वो प्राउडली ये कहते भी हैं वो मुसलमान हैं। ठीक है, उसके ऊपर तो हम सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आएगी? पाकिस्तानी इसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या वजह है कि उस वक्त जब ज़ोरान, आप उस दिन नहीं थे, मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो सारा मीडिया कट हुआ था, ज़ोरान की तकारीर सुना रहा था, तो पूरे पाकिस्तान में धूमें मची हुई थी, हर कोई ज़ोरान की बात कर रहा था। फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा है, उसके ट्रेंड्स भी चले, ज़ोरान ममदानी के वाले से बात की। एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि ज़ोरान ममदानी की हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स वो वहाँ के मेयर बने हैं। सदर ट्रंप की सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, वहाँ के जो बिलीनियर्स हैं उनकी सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेयर बन गए। सो ये एक दो तीन चीज़ें अच्छी हैं ज़ोरान ममदानी के हवाले से, लेकिन इसके अलावा हम इन डिटेल इनके हवाले से जानना चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक ताकतवर तरीन शख्स उनके अगेंस्ट था, लेकिन उसके बाद भी जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल्यूम अप किया होगा और यकीनी तौर पर वो उनको सुन भी रहे होंगे, क्योंकि इनको टीज करके बहुत सारी बातें की जाती थी ट्रंप की साइड से, और कहा जाता था कि खाना नहीं अच्छे तरीके से खाते, या फिर और भी बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं। लेकिन हमारे मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अनवर इकबाल साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर मुझे यही बताइएगा, जिस तरह से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे और अमरीकी मीडिया में भी एक हमने देखा धूम मची हुई थी, और फिर अवामी हल्के ज़ोरान ममदानी की मुस्लिम शनाख्त और उनके प्रोग्रेसिव नज़रियात को भी देख रहे थे। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, और उनकी कामयाबी अमेरिका में मुस्लिम क़यादत के लिए एक नए दौर की शुरुआत साबित हो सकती है, आपको लगता है? देखें, हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर है हमारी जो सिचुएशन है
اس کی وجہ سے ہم ہر چیز کو اسلام اور کفر کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمانوں کی کل آبادی 1% یا اس سے کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اسلام یا مسلم ایک فیکٹر نہیں ہو سکتا الیکشن میں. زوران ممدانی جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑے جو ہیں وہ پروگریسو نظریات کی بنیاد پہ. مثلاً آپ کسی اسلامی ملک میں آپ یہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی میئر کا نمائندہ یہ کہے کہ میں منتخب ہو جاؤں گا تو میں کوئی نہیں، ہم جس پرستی کو مکمل تحفظ دوں گا، ان کو ان کے خلاف جاب میں اور ہاؤسنگ میں اور ہسپتالوں میں اور اسکولوں میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی. اور یہ ممدانی صاحب کے جو کمپین پلیٹ فارمز کہتے ہیں، ہمارا ایجنڈا کہتے ہیں، اس کا ایک بہت اہم رکن ہے. اسی طرح ایک چیز ہم اور ہمارے یہاں نہیں رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے کہ ممدانی صاحب کے انتخابات میں یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے ان کا ساتھ دیا. اور اس میں دو طبقے تھے. ایک تو وہ جو کنزرویٹو یہودی ہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحا جس نے آنا ہے اس کے آنے سے پہلے اسرائیلی ریاست نہیں بننی چاہیے، وہ مسیحا ہی بنائے گا. وہ اپنے مذہبی بنیادوں پر ساتھ دے رہے تھے ممدانی صاحب کا. اور دوسرے جو لبرل سوچ والے، مثلاً جو ساری انسپریشن لی ہے ممدانی صاحب نے، انہوں نے لیا برنی سینڈرز سے، جو کہ پروگریسو سوچ یا جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اس کے نمائندہ ہیں اور صدارتی انتخابات بھی لڑ چکے ہیں، اور وہ ان کے مینٹور ہیں. اور تو ہمارے ہاں اس کو آپ اسلام اور مسلمانوں کے حیثیت سے اگر پیش کریں گے تو مسلمانوں کے یہاں صفایا ہو جائے گا. آپ سوچیں نا، 1% آبادی کیا کر سکتی ہے؟ آپ کی تو بقا اسی میں ہے کہ آپ جمہوری فورسز کے ساتھ مل کے چلیں، اور جس طرح کہ ممدانی صاحب نے کیا، جس طرح ہمارے یہاں ورجینیا میں غزالہ ہاشمی صاحبہ نے کیا، وہ بھی مسلمان ہیں اور انڈین مسلمان ہیں، حیدرآباد دکن کی، گرچہ ان کے شوہر پاکستانی ہیں، کراچی کے ہیں. انہوں نے بھی وہ زیادہ زور دیا، انہوں نے ہیلتھ پالیسیز پہ دیا، ایجوکیشن پہ دیا. وہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن جیتی ہیں اپنی پالیسیز کی وجہ سے، کیونکہ وہ پہلے بھی سینٹ کی، ورجینیا سینٹ کی ممبر تھیں. اسی طرح دوسرے شہروں میں مثلا ایک مسلمان میئر آفتاب پوریوال وہاں سے جیتے ہیں. سنسناٹی بہت بڑا شہر ہے، وہاں ایک اور جو ہے حمود، وہ عرب ہیں، لبنانی عرب ہیں، وہ جیتے ہیں ڈیٹرائٹ میشیگن سے. ٹھیک ہو گیا. سارے لوگ اچھا ہیں، سب کے انور صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ نے اس سے قبل سخت موقف اپنایا تھا زوران ممدانی کے حوالے سے کہ وہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے اور وہ نیو یارک کے میئر بھی نہیں بنیں گے، اور فنڈز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب بھی میں فنڈ دوں گا لیکن بہت کم فنڈ دوں گا. سو ٹرمپ کی پالیسی کس طرح کی ہوگی نیو یارک کو لے کے، ممدانی کو لے کے؟ نہیں، یہ کوئی یو ٹرن نہیں ہے. انتخابات سے پہلے وہ جو ان کا بیان تھا وہ ووٹنگ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تھی. نیو یارکرز کے لیے ایک میسج تھا کہ اگر تم اس کو منتخب کرو گے تو تمہارے لیے بڑی مشکلات پیش آئیں گی، اور فیڈرل حکومت جو ہے، سٹی گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ مل کے کام نہیں کرے گی. لیکن جب وہ الیکشن ہو گیا تو ظاہر ہے اس میں تبدیلی آنی تھی، اور وہ یہ تھا کہ وہ کھلم کھلا نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سارے فنڈز روک دیں گے. لیکن جب انہوں نے بیان دیا تھا اس وقت بھی انہیں پتا تھا کہ سارے فنڈز نہیں روک سکتے ہیں وہ، اور اب جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں گے تو بھی انہیں پتا ہے کہ وہ جتنا روک سکیں گے اتنا اب بھی روکیں گے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں روکیں گے، ایسا ہی نہیں کہ وہ فلی کوآپریٹ کریں گے، نہیں کریں گے وہ فلی کوآپریٹ. اور ممدانی صاحب بھی کوشش یہی ہوگی ان کی کہ مفاہمت سے گزر جائے. وہ بھی براہ راست تصادم سے گریز کریں گے کیونکہ پھر بعد میں بڑے مسائل پیش آئیں گے. لیکن یہاں کی اصل میں یہاں جو آئین و قوانین ایسے ہیں جس میں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، گورنر ہو یا میئر ہو، اس کے معاملات میں صدر کوئی بہت زیادہ مداخلت نہیں کر سکتا، نہ کانگریس کر سکتی. وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. پھر نیو یارک ایک بہت بڑا شہر ہے اور بہت دولت مند شہر ہے، تو ممدانی کے پاس اپنے پیسے ہوں گے جس کے ذریعہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کر سکتے ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں، اور اسی کی کوشش کریں گے. مگر یہ جو اسٹرگل ہے صدر ٹرمپ میں اور ممدانی میں چلے گی، اور صدر ٹرمپ ان کو پیش کریں گے ایک کمیونسٹ ایکسٹریم لیفٹ
لیڈر کے طور پہ، اور ان کے جو ووٹرز ہیں اکراس امریکہ ان کو ڈرائیں گے. مڈ ٹرم الیکشن ہے 2026 میں اس کو جیتنے کی کوشش کریں گے، یہ کہہ کے کہ اگر مجھے سپورٹ نہیں کیا تو دیکھو ممدانی صحیح. جیسے کمیونسٹ ہر جگہ آ بالکل جائیں گے. ٹھیک درست فرما رہے ہیں سر، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا، اب انڈیا اور امریکہ کی اگر بات کی جائے تو انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو 10 سالہ دفاعی فریم ورک ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور کون سے ایسے شعبے ہیں جن پر سب سے زیادہ تعاون پر بات چیت کی جا رہی ہے؟ ایک اور ایک ایسی چیز جس پہ ہمارے پاکستان میں بہت تشویش پائی جاتی جیسے کہ پائی جانی چاہیے، کیونکہ ہمارا براہ راست حریف ہے انڈیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایگریمنٹ تیسری دفعہ رینیو ہوا ہے. یہ آج سے 20 سال پہلے یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور اس میں جو تعاون ہے اس میں امریکہ کی طرف سے کوئی سستی نہیں ہے، انڈیا کی طرف سے سستی ہے. امریکہ چاہتا ہے اسلحہ بیچنا. امریکہ نے تو یہاں تک آفر بھی کی ہوئی ہے کہ بعض ہتھیار جو ان کے بعد ہوائی جہاز ہو امریکہ میں بھی بن سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے تعلقات تو چاہتا ہے، لیکن وہ صرف امریکہ سے تعلقات نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ رشیا سے بھی ہتھیار لیتا رہے، کیونکہ ان کی ساری کی ساری اورینٹیشن جو ہے وہ سوویت ویپنس کی ہے، رشین ویپنس کی ہے. تو چاہتے ہیں کہ رشیا سے بھی ان کو ہتھیار وہ لیتے رہیں، اور فرانس سے بھی لیں، اور دیگر سورسز سے بھی. وہ صرف امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس پوزیشن میں. ٹھیک ہو گیا انور صاحب، ہمارے ساتھ رہی گا. ہمارے کچھ اور بھی سوالات ہیں اس ڈیل کو لے کے، وہ ہم بریک کے بعد کریں گے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ان سے بات کر رہے تھے پہلے تو زوران ممدانی کی، اب ہم تھوڑا سا انڈیا پاکستان کے ریلیشن کی اور ان کی جو امریکہ کے ساتھ ڈیل ہوئی اس حوالے سے بات کر رہے تھے. آج سر ڈیل کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، لیکن موجودہ جو علاقائی صورتحال ہے اس کے تناظر میں امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے مفادات اور سلامتی پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ وہ اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں جس طرح انڈیا حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہم کر نہیں سکتے. انڈین اکانومی بہت بڑی ہے اور ہمارا معاشی دباجہ نکل جائے گا. ہمیں سمجھ لیا اس بات کو کہ ہماری دفاع کس چیز میں ہے، اور اس کو ہم نے جو حکمت عملی بنائی ہے میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے. اس میں یہ ہے کہ انڈیا کو اس بات کا احساس دلا دیا جائے کہ ہم کنوینشنل ویپن میں کمزوری صحیح، لیکن اگر ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور دوسرے یہ جو ابھی مئی میں جو جنگ ہوئی اس میں یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ ہمارے پاس ڈیلیوری سسٹم بھی ہے. تو اگر ہمیں کوئی بڑا نقصان پہنچتا ہوا نظر آیا تو یہ جنگ بہت تیزی سے نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو تیاری ہے وہ دیکھ کے انڈیا جنگ سے باز رہے. تو اور اس میں ہم کافی کامیاب حکمت عملی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو امریکہ اور انڈیا کا جو سمجھوتا ہے وہ ہمارے خلاف ہے. وہ چین کو کاؤنٹر کرنے کا سمجھوتا ہے. امریکہ کی اصل تشویش چین ہے. چین کا وہ جو پھیلاؤ ہے، ایکسپینشن جو اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس میں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی اپنے مجبوری کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن انڈیا دے سکتا ہے، اس لیے وہ انڈیا کو اپنی طرف سر ہماری تیاری طور پر ہے. آپ نے درست کہا کہ رہتی ہے اور رہے گی بھی، لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آتی، صدر ٹرمپ نے انڈیا پر 50% ٹیرف عائد کیا، اور پھر اگر ہم ماضی کا تھوڑا سا دیکھیں ماضی کو، تو ماضی میں بھی بھارت کے خلاف سخت بیان بازی دیکھنے کو آئی ہے. پھر بھی دونوں ممالک کے درمیان اس طرح سے دفاعی معاہدہ ہونا، یہ تو پھر کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قومی مفادات جس طرح کے ہونا چاہیے ساری دنیا میں ہوتا ہے. ساری پالیسیز صرف اور صرف قومی مفادات کی بنیاد پہ بنتی ہیں اور بننی چاہیے. اس میں کوئی نعرہ بازی، کوئی محبت، کوئی عشق، کوئی دوستی نہیں ہوتی. انڈیا بھارت اور امریکہ کے قومی مفادات میں جس حد تک ہے اس حد تک وہ اس دوستی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو انکریج کر کے پوری طرح چائنا کے خلاف میدان میں لے آئے. بھارت یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کے مقابلے میں اس طرح کھڑا ہونے پہ اس کا نقصان ہوگا، تو وہ ایک حد تک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. تو یہ ایک وار آف نروز ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پریشر ڈلوا کے انڈیا سے اپنی بات منوا سکے گا. انڈیا سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ پریشر کو برداشت کرتے ہوئے بھی
امریکہ کی بات مانے بغیر بھی انڈیا ٹھیک ہو گیا امریکہ سے انور فائدہ صاحب، اٹھائے یہ آپ نے درست کہا. تو میں انڈیا سمجھتا ہوں کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بدل کر دیا کہ یہ سب جو ہے ڈیل یہ قومی مفادات کے تحت ہوتی ہے، چاہے انڈیا کرے، چاہے امریکہ کرے، یا دنیا کا کوئی بھی ملک کرے، اور وہ ملک قومی مفاد کو آگے رکھتے ہیں، اور دیٹ از ویری گڈ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بالکل آگے بڑھتے ہیں جی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ملکی سیاست کے بعد ہم ٹچ کرتے ہیں کرکٹ کو. اب کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. کوئنٹن ڈی کاک کی سینچری کی بدولت جنوبی افریقہ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میچ میں بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی. اور فیصلہ آباد میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے کی ہم بات کریں تو میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کی جانب سے دیا جانے والا 270 رنز کا ہدف 40.1 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. اوپنر کوئنٹن ڈی کاک کی بات کریں تو 119 گیندوں پر انہوں نے 123 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، اور ان کی اننگز میں 8 چوکے تھے اور 7 چھکے تھے. اور ٹونی ڈی زورزی کی بات کی جائے تو 76 رنز بنا کر وہ نمایاں رہے. پریٹوریس کی بات کی جائے تو انہوں نے 46 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے. اور پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف، وسیم جونیئر نے 1-1 وکٹ حاصل کی تھی، اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے، اور جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف دیا. اور پاکستان نے کیا کیا جی کہ آخری 10 اوورز میں 90 رنز بنائے. سائم ایوب، سلمان علی آغا اور محمد نواز نے سینچریاں سکور کی. تاہم پاکستانی جو ٹاپ آرڈر ہے، فخر زمان، بابر اعظم، محمد رضوان، وہ بہت جلدی ہمیشہ کی طرح آؤٹ ہو گئے. اور سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ 8 نومبر کو اسی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جہاں دونوں ٹیموں کی نظریں سیریز جیتنے پر ہی مرکوز ہوں گی. بالکل اسی پہ بات کرنے کے لیے رانا ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ فرام لاہور. رانا صاحب، تھینک یو سو مچ. ہو جائیں گا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ ODI سیریز شاید پاکستان بہت آسانی سے جیتے گا ساؤتھ افریقہ سے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے مین پلیئر اس ٹیم میں موجود نہیں ہیں، اور یہ ایک بیانیہ بھی بن رہا تھا کہ آپ اگر C یا D لیول کی ٹیم کو اس طرح سے ہرائیں گے کہ وہ کلین سویپ کریں گے ان کے خلاف اور بڑے مارجن سے ہرائیں گے، تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو اچھے پلیئرز بھیجیں گے، آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی، مسل میموری بڑھے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ایک بار پھر ہار کے ثابت کر دیا کہ ہم قابل ہی ان ٹیموں کے کھیلنے کے. تھینک یو سو مچ حسین. سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کلیئر کر لیں کہ فیصل آباد کی جو وکٹ ہے نا، وہ بیٹنگ پیراڈائز ہے. یہاں پہ رنز بنتے ہیں، اور آپ نے پہلا اگر ODI میچ دیکھا ہوگا تو اس میں بھی پاکستان نے جس طرح سے چیز کیا تھا، 8 وکٹ پاکستان نے گرا دی تھی، مطلب کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ٹف کنڈیشنز آئی تھی. تو یہ 270 رنز کا جو ٹارگٹ ساؤتھ افریقہ نے چیز کیا بہت آسانی سے، اور کوئنٹن ڈی کا کم بیک کیا ہے. انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لے کے دوبارہ سے کھیل رہے ہیں، اور ان کے ینگسٹر کے اوپر ٹیم جو ہے وہ مشتمل ہے. وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ان کے مین پلیئر نہیں ہیں. میں آپ کو یہاں پہ یہ لازمی میموری ریکال کرواؤں گا. نیوزی لینڈ کی ٹیم جب آئی تھی پاکستان ہوم سیریز کھیلنے میں، تو ان کے بھی ینگسٹر تھے سارے، تو وہاں سے جیت کے گئے تھے یہاں سے. تو یہ چیز کیا نہیں آپ چھوڑ دیں، پاکستان کوئی بھی ٹیم کے لیول پہ آگے کھیلتی ہے، پھر جا کے پاکستان، وہ چاہے بنگلہ دیش ہے، چاہے پھر آپ بنگلہ دیش سے کلین سویپ ہو جاتے ہیں اپنی سیریز میں، چاہے آپ افغانستان سے ہارتے ہیں. مطلب یہ چیزیں پاکستان کی جو بیٹنگ اینڈ پہ پرابلم ہے نا، وہ مسلسل پاکستان کو فیس کرنا پڑا ہے. اور اسپیشلی یہ سیریز ہی شہین شاہ آفریدی کے لیے ٹیسٹ کیس. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو ODI میچز میں ان کو کیپٹنسی دی گئی تھی فرسٹ ٹائم in his career، اور اس کے بعد فیصل آباد میں اتنے لمبے عرصے کے بعد میچز ہو رہے تھے. تو آپ شہین شاہ آفریدی کی اگر پرسنل کارکردگی بھی دیکھیں گے نا، پہلے میچ میں بھی دیکھ لیں، وہ آؤٹ آف ریدم دکھائی دیے، کوئی ان کی خاطر خواہ کارکردگی نہیں رہی، 1 وکٹ حاصل کی. اور کل بھی جو ان کی پرفارمنس رہی وہ اس طرح سے نہیں ہے. اب پاکستان کی جو بالنگ اسٹرینتھ ہے وہ بھی ہمیں اس طرح سے تگڑی دکھائی نہیں دے رہی. اٹس مین کہ کہیں نہ کہیں پاکستان جو ہے ابھی بھی لیگ کر رہا ہے. آپ کمپیئر کریں اگر ساؤتھ افریقہ کی بالنگ اینڈ سے بھی، تو ساؤتھ افریقہ کی بالنگ نے بھی ڈومینیٹ کیا کل، اور بیٹنگ ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. بیٹنگ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کے ٹاپ آرڈر اگر تھوڑے چلتے تو رنز اگر 300 بھی ہوتے تو مجھے لگتا ہے یہ پھر بھی یہ چیزیبل ہونے تھے اگر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں. تو چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں جس کے اوپر آپ کو ورکنگ کرنی ہے. اور آپ یہ چیز اگر مینشن کریں کہ ساؤتھ افریقہ کی ینگ سر ہے اور پاکستان کی پوری اسٹرینتھ کھیل رہی ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی ٹیم کے لیول پہ آگے کھیل رہا ہوتا، اس کو چھوٹی بڑی ٹیم کہنا ہے. یا پاکستان ریکارڈ بنانے کے حوالے سے کوئی پلان نہیں کر رہا ہوتا کہ یار میں اس ٹیم کے خلاف کوئی بڑا ریکارڈ بنا لوں گا تو پھر وہ ہوگا. پاکستان کی اس طرح کی کوئی پیچھے بھی ہسٹری نہیں رہی. پاکستان ہمیشہ جس بھی ٹیم ہو، چاہے وہ ینگسٹر ہو، یہیں سے پاکستان کی ساتھ کھیلتے وہ ہیرو بھی بن جاتی ہے. تو یہ پاکستان کے کلمیہ ہیں کہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر وہ اپنا جو ہے وہ گول سیٹ کرنا پڑے گا کہ کس انداز سے جو ہے وہ فیوچر میں اپنی جو ہے کارکردگی مزید بہتر بنا سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی اب یہ سیریز کا آخری میچ ایک فائنل میچ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، تو اس میں
पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन उसके ऊपर भी लाजमी जो है वो प्लान करना होगा। आपने एक ही मैच के बाद जो हसन नवाज को ड्रॉप किया, उनकी टेक्निक्स का प्रॉब्लम था, उनकी जो है बैटिंग नंबर का सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम है, उनको आप जिस जगह पे भेज रहे हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद आप फिर बॉलिंग एंड में आपने ऑप्शन चेंज किए, इब्रार को आपने रेस्ट दिया, उसके बाद वसीम जूनियर के लेके गए, गो कि उन्होंने पेस अच्छी थी और वही बात है कंडीशन टफ थी, जो कि आपके शाहीन और नसीम जहां पे फ्लॉप हुए वहां पे उन्होंने एक विकेट हासिल की। लेकिन थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस देना पड़ता है प्लेयर्स को, उसके बाद जाके फिर रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल साजिद, आपने ठीक कहा। आगे चलकर इब्रार के हवाले से भी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह मैं इब्तिदा में जिक्र भी कर रही थी, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम हमें नजर आया है। सिर्फ 24 रन पर हम देखें तो 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे, और वो भी ऐसी पिच पर जो बल्लेबाजों के लिए साजगार थी। आपको क्या लगता है टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो मुस्तकिल नाकामी क्यों उसमें देखी जा रही है? कभी टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, कभी मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है, ये तसलसल की कमी है। आखिर कहाँ कमी नजर आती है आपको? कोई कॉम्बिनेशन की मसला है, उसमें कोई वो सही नहीं बन रहा? अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि एक नया पाकिस्तान ने पेयर जो है वो यूटिलाइज किया है इस जो है वो सीरीज में, साइम और फखर जमान का ओपनिंग पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और पिछले मैच में तो उन्होंने एक स्टैंड दे दिया, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, लेकिन अब बिल्कुल वो डिफरेंट ज़ाहिर है वो नजर आया। उसके बाद जो है वो रन्स नहीं है, फखर जमान का आउट ऑन, और उसके साथ ही आपने फिर रिजवान को भी थोड़ा सा शफल करके आपने बाबर के साथ ही जो है वो भेज के आपने उसको भी जो है वो उसकी विकेट भी लॉस करवा ली। तो इट्स मीन आपने कहीं ना कहीं जो बैटिंग ऑर्डर जो है उसको भी जो है तरतीब देना है, फिक्स कर रहे हैं कौन किस नंबर पे जो है अच्छा परफॉर्म करता है। ये चीज बड़ी मायने रखती है। हम लोग पाकिस्तानी स्पेशली कल्चर में ये चीज इतनी जो है वो फेस नहीं की जाती, मतलब इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। अगर आप इंडियन टीम में देख लें, ऑस्ट्रेलियन टीम में देख लें, वहां पे ये नंबर फिक्स होते हैं और उसी नंबर पे आके बैटिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का बैटिंग के हवाले से, कि जहां पे आपके जो बैटिंग ऑर्डर है, नंबर्स हैं, उसको आप बार बार अगर शफल करेंगे तो फिर कारकर्दगी के ऊपर डेफिनेटली जो है फर्क भी आएगा और परफॉर्मेंस आपकी बेहतर नहीं होगी। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, बाबर आजम स्पेशली एक सबसे मेन जो है वो इश्यू होता है हमेशा से कि बाबर आजम ने T20 में लास्ट मैच में तो रन किए थे, लेकिन उसके बाद आप फर्स्ट ओडीआई में भी देख लें उठा के और सेकंड में भी देख लें, इवन उनके पास चांसेस हैं और उनके पास एक समझ लें कि रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए उनके पास एक प्लान भी है कि वो सेंचुरी बना के सईद अनवर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है अपनी इनिंग के हिसाब से भी ऊपर आ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। वो जिस अंदाज से आउट हो रहे हैं वो भी अभी तक जो है वो टेक्निक जो है उनकी दुरुस्त करने की जरूरत है, वो अभी तक नहीं है। साजिद साहब, बाबर आजम की आप बात करें तो बाबर आजम के हवाले से एक स्टैट भी सामने आया, तकरीबन 82 इनिंग्स ऐसी हो चुकी हैं, 80 या 82 इनिंग्स जिसमें बाबर आजम अभी तक सेंचुरी लगाने में नाकाम रहे। इतना बड़ा अरसा उनको दे चुके हैं। कल वो बड़े डिसहार्ट नजर भी आए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, जहां पे आपको कायदे आज़म ट्रॉफी, काउंटी या फिर मैं कहता हूं हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलने की ज़रूरत होती है, वहां पे आप नेट प्रैक्टिस करके वापस चले जाते। ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड में अगर आप जाएंगे, उस इन्वायरमेंट में खेलेंगे, जब सामने मिड विकेट लगी होगी, पॉइंट के ऊपर फील्डर खड़ा होगा, तब जाके ये चीज़ें रेक्टिफाई होंगी। एक अच्छा स्पिनर आपको बॉलिंग कर रहा होगा, ये चीज़ें नेट प्रैक्टिस में तो रेक्टिफाई नहीं हो सकती सर। अब बिल्कुल ऐसे हुसनैन, ये बात बड़ा वैलिड पॉइंट है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 ईयर होने वाले हैं बाबर आजम की जो लास्ट सेंचुरी को लेके, और नेपाल के खिलाफ जो लास्ट सेंचुरी बनाई थी। और ये आपको डेफिनेटली मैं कि उसके बाद बाबर आजम ठीक है, वो रिकॉर्ड्स इनके पास बहुत से आ रहे होते हैं, हर मैच के बाद एक जो है वो इनकी इनिंग्स का वो रिकॉर्ड आ जाता है, लेकिन सेंचुरी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, रन्स नहीं आ रहे। मतलब वो 9 रन्स करके आप अगर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ लेते हैं तो लगता है कि जी वो रिकॉर्ड बन गया। मतलब ये चीज अगर कंसिस्टेंसी जो नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ा जो मेजर इशू है पाकिस्तान का अभी भी, आप देख लें, शादाब खान अगर एनसीए में वो कर रहे हैं, जो है रिएप कर रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक में हमें नजर नहीं आ रहा। और वही बात आप जो रेस की काजिम ट्रॉफी में आप जाए, आप डोमेस्टिक में जाए, हम हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेले, लेकिन हमारे जो प्रीमियर प्लेयर आप कह लें, जो मेजर प्लेयर हैं, जो हमारे स्टार प्लेयर हैं, वो डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अपना जो है वो नीचे जाके ग्रास रूट लेवल पे जाके जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करें। हम बस जो है मेन मैचेस में हमें मिलने भी चाहिए, हम किसी मैच में बाहर भी नहीं बैठना चाहते, हम अपने आप को जो है वो बिल्कुल डाउन नहीं करना चाहते, तो फिर परफॉर्मेंसेस कैसे आएंगे? और यही रीजन है कि आपकी टीम के अंदर जब ग्रुप बंदियां होती हैं, जब आपका जो एक प्लेयर पूल बन जाता है, फिर ये डिफरेंट जो है वो बिहेवियर भी नजर आते हैं। वो इवन आपने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया,
रिजवान को विदाउट एनी रीजन आपने हटा भी दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट वो ठीक है, रिजवान ने तो बड़ा एक अच्छा गुड गेस्चर वो शो किया कि जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शहीन मेरा पहले भी कैप्टन था। मतलब ये चीजें ठीक है, एक हद तक समझ लगती है, लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल बिहेवियर से देखें तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आपको इसका जो है वो रिजल्ट निकालना चाहिए। अगर आपके प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक में नहीं खेलेंगे, आप देखें ये अभी पिटोरिस जो खेल रहे हैं इनके डोमेस्टिक से परफॉर्म करते हैं, और दूसरा मैच उन्होंने खेला है, कितना शानदार अंदाज से वो चौके लगा रहे थे, नसीम शाह को भी, शहीन शाह, मतलब कितने एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बिहेवियर नजर आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप हसन नवाज को उठा के देख लें, हसन नवाज का भी वही एक ही स्टांस है, आप जिस भी प्लेयर के ऊपर, क्योंकि हमने डोमेस्टिक नहीं खेला, हम पीएसएल की बुनियाद पे टीम पे आते हैं, एक दो मैच जो के हीरो बने, उसके बाद हम जो है वो कहते हैं कि अब तो हमें जो है वो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अलमिया है जिसको डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो हो नहीं पा रहा है। सही। अच्छा साजिद, आप शुरू में बात कर रहे थे इब्रार के हवाले से, बताइएगा उनको क्या वजह लगती है, क्यों ड्रॉप किया गया? अब तो कुछ हलकों में वैसे ऐसी भी बातें हो रही हैं कि शायद उनको सेटल नहीं होने दिया जा रहा। अच्छा, एक मुझे जो लग रहा है कि सबसे मेन रीजन ये लग रही थी, आपको याद होगा पहले मैच में जो है वो वसीम जूनियर के ऊपर बड़ा जो है कैमरा वो आ रहा था, सामने नजर आ रहा था। उसकी रीजन ये थी कि वो बाहर बैठे हुए थे मैच में और बेंच स्ट्रेंथ पे थे, और मुसलसल वो काफी लंबे अरसे के बाद जो है वो मैच खेलने में कामयाब हुए हैं। तो एक प्रेशर ये भी था कि वसीम जूनियर का आखिर क्या कसूर है, आप उनको हमेशा साथ रखते हैं टीम में, जो है बेंच स्ट्रेंथ पे तो रखते हैं, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं देते। तो थोड़ा सा जो एक बिहेवियर विकेट का देख के ये प्लान किया गया था कि अगर हम स्पिनर्स, आपके पास ऑप्शन है, सुलेमान आगा हैं, आपके पास मोहम्मद नवाज हैं, साइम अयूब हैं, तो चले हम इब्रार अहमद को अगर रेस्ट देते हैं तो वसीम जूनियर की जो एंट्री करवा ली जाती है। तो आई थिंक सो कि इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए गया था। इवन आप देखें कल हमारे पास 8 ऑप्शन थे बॉलिंग के, उसमें आप फहीम अशरफ और वसीम जूनियर और 7 पेसर आपके नसीम और शहीन की सूरत में मौजूद थे। इसी तरह 4 आप स्पिनर भी जो है वो ऐड ऑन किए हुए थे। तो इट्स मीन कि आपका अच्छा कॉम्बिनेशन ठीक हो गया। राना साहब गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सो मच। हो जानेगा राना साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे, और पाकिस्तान अब देखते हैं कि नेक्स्ट ओडीआई में क्या करेगा, क्योंकि नाउ इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन में पाकिस्तान। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, अब उस शख्सियत के हवाले से बात करेंगे जिस शख्सियत को पूरी दुनिया कहती है कि वो हमारे हैं, क्योंकि जब हम अल्लामा इकबाल जाते हैं, अपनी किताबों में देखते हैं, तो तसव्वुर पाकिस्तान देने वाले, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल को समझा जाता है। उन्होंने देखा भी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स भी की, और अगर हम देखते हैं तो हम उनको ऑन भी करते हैं। उनका ताल्लुक भी सियालकोट से था, लेकिन अगर पूरे खित्ते को देखेंगे तो वो कहते हैं कि ये शायर मशरिक हैं, पूरे खित्ते के शायर हैं। फिर अगर हम बिल्कुल पड़ोसी मुल्क ईरान की बात करें तो वो आते हैं तो वो कहते हैं कि इनका सारे का सारा कलाम फ़ारसी में है, ये हमें सिखा रहे थे, ये हमारे हैं। अगर मगरिब की बात करेंगे तो मगरिब कहता है कि इनके कलाम में इतनी जिद्दत थी कि इकबाल तो हमारे हैं, क्योंकि वो इनोवेशन, वो जिद्दत आपको मगरिब में नजर आती है। सो एग्जैक्टली, चाहे खुदी का फलसफा हो, चाहे इश्क का फलसफा हो, चाहे खुदा के साथ इश्क का फलसफा हो, इन तमाम तर फलसफों में हमें इकबाल में जो एक ये मुनफरिदियत नज़र आती है, इनफरादियत नज़र आती है। इकबाल दूसरे शायरों से मुनफरिद नज़र आते हैं। वो मेरे ख्याल है कि कोई भी और शायर उसको उस खला को पूरा अभी तक नहीं कर सका। और इसी पर आज बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिर इलाही साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो शुरू यहीं से करते हैं, बहुत दकियानूसी सवालात हम पहले भी करते रहते हैं। मेरा ख्याल है हम यहीं से शुरू करते हैं कि बुनियादी तस्वुर इश्क इकबाल का क्या था, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत खूब, जैसे हसनैन मियां ने आज बड़ा खूब तारुफ करवाया और खुलासा निकाल दिया इकबाल की जो शख्सियत के अंदर तनव्वो पाया जाता है। इकबाल अपने मुआसरीन और बाद में पैदा होने वाले शायर और उनसे पहले जो गुजरे थे उनसे इम्तियाज भी रखते हैं और तसलसल की कड़ी भी है। ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो अपने कबीले से जुड़ा रहे, लेकिन उसके अंदर ऐसी जिद्दत और जौदत दाखिल कर दे जो उसकी कंटेम्परेरीनेस और रेलिवेंस में इजाफा करे। अब इसकी चंद मिसालें लेते हैं। देखिए, पंडित ब्रिजनारायण चकबस लखनवी भी आपके हम असरों में से हैं, मुंशी प्रेमचंद भी हैं,
रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, एक तरफ नीत्शे गोइटे भी हैं, फ्रांस फैनॉन भी हैं, लेकिन जरा शेर देखें लखनवी साहब का, पंडित साहब का, दर्द दिल पास वफा जज्बाए ईमा होना। वाह वाह, कितना खूबसूरत है। दर्द दिल पास वफा जज्बाए ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। आहा, अब जरा इंसान मरकजियत को बुनियाद बनाते हुए जो इकबाल दीन और दुनिया में दोनों में नायब इलाही के तौर पर पेश करते हैं, इंसान, फलसफा इंसान, इंसानी शिको, इंसानी खिलाफत जो उसको मिली, उसको कैसे पेश करते हैं? मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम, तुंद सुबुक सैर है गरचे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है थाम, इश्क की तकवीम में असरे रवा के सिवा और जमाने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। अब देखिए इश्क को कैसे पेश करते हैं। इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क है सहबाए खाम, इश्क है कासुल किराम, इश्क है इब्नुस सबील, इश्क है हजारों मुकाम, इश्क है फकीह हरम, इश्क है अमीर जनूद। अब इकबाल के अंदर किसी भी लफ्ज के अंदर शिको पैदा करने की जो सलाहियत है, उसके अंदर मानी, मफहूम और मतलब को एक नयापन देने की और जज्बाती बुलंदी और थॉट और पैशन को मिलाने की जो सलाहियत है, वो बेमिसल और बेमिसाल है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, वो जिसकी फकीरे में बुए असदुल्लाही। और आपको इर्द गिर्द इश्किया शायरी मिलती है, तसव्वुरे इश्क मिलता है। एक बड़े सगीर की तहजीब थी, उसमें अमीर खुसरो, सिराज औरंगाबादी, वली दकनी, फिर नीचे शकीब जलाली, मुनीर नियाजी, फैज, नासिर काजमी, बड़े बड़े नाम है, यू नेम इट यू हैव इट। लेकिन इकबाल का जो इम्तियाज और तखस्सुस है कि वो उस जज्बे के अंदर इंसान मरकजियत और इंसान की खिलाफत जो उसको खुदा से मिली है और इंसान जो मुसख्खर करने वाला है कायनात को, उसको बुनियाद बनाकर पेश करते हैं कि वो किस इश्क से ताबीर या माखूज किया जा सकता है। जरा देखिए, जमाले इश्क मस्ती नए नवाजी, जमाले इश्क मस्ती बेनियाजी, कमाले इश्क मस्ती ज़र्फ़ हैदर, ज़वाले इश्क मस्ती हरफ राजी। अब आप देखिए ये तमाम अशार हमारे ज़हनों पर से गुजर रहे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि इकबाल को पढ़ने के लिए जो लियाकत दरकार है वो उनके हम असरों में भी कम थी। अब तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो उसकी जो प्री क्वालिफिकेशन है वो ज़बान, लफ्ज़ जो लुगत में मौजूद है और जो इकबाल के कलाम और आतिशी जज्बे से पैदा हुआ है, उससे मिलाकर पढ़ना और समझना। तो इकबाल जैसे ही किसी इस्तिलाह को मौजू या मजमून बनाते हैं तो उसमें इस्तारा बनने की सलाहियत पैदा हो जाती है, तस्वीर बना देते हैं और तस्वीर को मुतहर्रिक कर देते हैं। उसके सौती आहंग में ये जो सूरी खूबसूरती होती है कि आवाज खूबसूरत लगे, जैसे एक आम सा शेर है, हम आमो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है जिंदगी बाज की जाहिर। उसके अंदर इस कदर तरन्नुम, तरंग, आहंग, जोबन, नैरंग, बूकलमूनी, रंगारंगी पैदा कर देते हैं कि कोई भी आदमी उसको उठा सकता है या समझ सकता है। आप इकबाल को जरा यूं समझिए या यूं देखिए, अगर इकबाल सरे दस समझ में नहीं आते, आपके ताकुल और इस्तदलाल की काबिलियत से बुलंद है, तो कम से कम जो हकीमाना तासीरात की लौ की लपके वो आपको देना चाहते हैं, जो वो दिया जलाते हैं, उसकी रोशनी और कशिश और हरारत तो महसूस कीजिए। बिल्कुल। तो इकबाल के अंदर लफ्जों का कद ऊंचा करने, लफ्जों की तकवीयत,
लफ्जों के अंदर मानी आफरीनी, मंजरनामा। हाँ, ये जो बनाने की सलाहियत है, ये साउथ एशिया में चैंपियनशिप इस नब्बाज़े मिल्लत के हाथ में है, बेशक। और इस ये हकीमुल उम्मत के हाथ बिल्कुल में ऐसी। और प्रोफेसर साहब, आप जब वो तमाम शायरी पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में भी एक सवाल आया, नकर तकलीद ए जिब्रील मेरे जज्बो मस्ती की। मतलब वो अपनी इबादत को भी जज्बो मस्ती से तशबीह दे रहे हैं कि तनासा अर्शियों से तस्बीह और तवाफुला। हमारे एक क्या टीचर हुआ कहने। करते थे, वो कहा करते थे कि अगर कुरान की 6666 आयात हैं तो उसमें से आधी आयात का तर्जुमा है इकबाल की शायरी। बहुत खूब। आधी आयात का तर्जुमा है इकबाल की शायरी। एक मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, आपने इश्क की बात की, आप मिर्जा गालिब को पढ़ लीजिए, आप तकी को पढ़ लीजिए, आप फराज को पढ़ लीजिए, आप फैज को पढ़ लीजिए। इश्क की जब बात होती है तो कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, आपका किसी कैरेक्टर की तरफ ज़हन जाता है। वाह। इकबाल का इश्क जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ज़हन ऊपर जाता है और बहुत मतलब वसी उनका जो है ना वो इश्क का जाविया है। इसकी क्या वजह है? हाँ, दीन और दुनिया जो दो बुनियादी पैराडाइम्स हैं मुसलमान की जिंदगी के, या उस वक्त बरे सगीर के अकलियती मुसलमानों के, तो दोनों सूरतों में दीन और दुनिया में जो कुरान मरकज इल्म पैदा किया इकबाल ने, ये उनका बेमिसल एहसान है। यानी उन्होंने जो मुसलमानों के जवाल के असबाब तशखीस के तौर पर हमारे सामने पेश किए, वो यही तो थे कि जो कुरान का तसव्वुर इश्क है वो किस हकीकी नौयत का है, और उसी से कशीद करके ताकत और जज्बा और वारफ्तगी आप इस कायनात को तस्खीर करेंगे। देखिए, जो कायनात का निज़ाम है वो मैकेनिकल ऑर्डर पर है, जो इंसान का निज़ाम है वो मॉरल ऑर्डर पर है। तो इस मॉरलिटी को मैकेनिकल ऑर्डर पर गालिब रखना कम से कम जदीद मुसलमानों की फिक्र में इकबाल के यहां और कहीं नहीं मिलती। मीर के शेर बहुत खूबसूरत है, तय आह इश्क बाजी, जरा पुरानी जबान है। हाँ। चौपड़ अजब बिछाई, कच्ची पड़ी है नर्दे, घर दूर है हमारा। बहुत खूबसूरत है, बहुत चाबक दस्त है। फैज के यहाँ आपको इश्किया शायरी बहुत खूब मिलती है, बहुत मिलेगी। मुनीर के यहाँ मिलती है, दीगर और जो बड़े बड़े हमारे शोरा हैं, ऐसे जो पसे पर्दा और जो सामने भी आए। लेकिन इकबाल के अंदर जो इश्क को किसी खास शख्सियत और असलाफ के साथ मिलाकर एक्चुअलाइज करने की सलाहियत थी, वो आपको दोबारा नहीं मिलती। अब जरा इसकी मिसाल देखिए, आप हमेशा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को वो इश्क व मस्ती की सरबुलंदी और ताजदारी, और उसमें से फिर जो लौर लपटे और जौ और रोशनी निकलती है वो दिखाया करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि किस तरह से इश्क सारे का सारा हजरत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के दिल में है, और अकल जो आम अखबार पढ़ने के काम आती है वो बुलहब है। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बुला। बेशक मैं समझता हूँ कि इसी शेर से हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, इतना मजा आ रहा होता है कि ब्रेक लेने का भी दिल नहीं करता और हमें भूल भी जाता है कि ब्रेक का वक्त हुआ है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हम चाहते हैं कि उनसे इकबाल के हवाले से और इकबाल के जो शख्सियत के डिफरेंट पहलू हैं उनके हवाले से बात कीजिए। और मैं थोड़ा सा अब इश्क के हवाले से तो बात कर लिए, अब उम्मीद और ना उम्मीद, जिस तरह से इकबाल की शायरी है, मैं एक दो शेर आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी। इसके अलावा अगर जदोजहद की बात की जाए तो नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा गढ़ पहाड़ों की चट्टानों पर। सो ये जदोजहद की भी बात करते हैं, उम्मीद की भी बात करते हैं, और उस दौर में उम्मीद की बात करना प्रोफेसर साहब, जिस दौर में मेरा ख्याल है कि एक अंग्रेज का दौर है, हर तरफ से कदगन है, लेकिन इकबाल ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद के ऊपर ही बात करना चाहूँगा
क्योंकि आप माशाल्लाह से इतनी फसाहत और बलागत से बात करते हैं कि हमें दूसरे सवाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। That is so kind of you. असल में ये पैगम्बराना सिफ्त है और ये पैगम्बराना मिशन भी है जो उम्मत के अंदर कारफरमा होने चाहिए। तो इकबाल के अंदर इसका बड़ा ज़ौक़ था, मशरब व मैलान था और खू और तड़प भी थी। तो इकबाल का जो फ़लसफ़ा उम्मीद है या जो यकीन की वो बात करते हैं, तो उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है या पस मंज़र है, वो कॉलोनाइजर्स तो हैं, इस्तेमार है, नौआबादियाती निज़ाम है, फिर बहुत सारी और चीज़ें पैदा हो रही थी आलमी तनाजुर के अंदर, सियासी सतह पे, मुआशरती सतह के ऊपर। फिर आपके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े अजहान थे, उनकी नीयत का मुहासबा नहीं करते। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब वो भी कहते कहते मायूसी के अशार पर उतर आए। यही हाल सर सैयद अहमद खान का था कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ी को अपनी तमाम एफर्ट्स शनाख्त बना डाला, और फिर इस तरह और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन इकबाल के नज़दीक उम्मीद पैदा करना और उम्मीद इंडिजिनस पैदा करना, रिवायती, अपनी शनाख्त से मुत्तसिल करने वाली, अपनी शनाख्त से दूर न करने वाली, जिसको नॉम चॉम्स्की ने कहा था, इफ यू नीड टू किल अ नेशन डोंट बॉम्ब देम, जस्ट टेक अवे देयर लैंग्वेज। तो इकबाल के अंदर ये जो हसासियत थी, जो बाद में एडवर्ड सईद, फ्रांस फैनन, होमी भाभा, चक्रवर्ती स्पीवैक, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के बड़े बड़े जो मुहक्किकीन हैं, उनके अंदर नजर आई। तो इकबाल ने दाग बेल इसकी डाली थी, यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है फखफूरी, या यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। तो इकबाल ने जगह जगह अपनी कुव्वत तासीर से, अपने जज्बाए इश्क से, अपनी जहानतो मतानतो फतानत से हमें उम्मीद और यकीन का दर्स यूं दिया है जो सरमाया शऊर और वजूद बन जाए। वाह वाह, क्या कहने। सिर्फ ऐसा ना हो कि किसी सतह पे टकरा कर गिर जाए, यानी सरफेस की लेवल का नहीं है, स्किन डीप है, हड्डी के अंदर उतर जाने वाला, हड्ड पैर का हिस्सा बन जाने वाला जो फलसफा है वो इकबाल के यहाँ मौजूद है। और इसकी फिजा पैदा कैसे हो रही थी? इकबाल के यहाँ जितने भी लोग जूनियर और सीनियर मुआसरीन थे, वो तकरीबन बड़ी कुव्वतों को मान चुके थे, और इकबाल के यहाँ जो कुव्वत इनकार है वो इकरार खुदावंदे करीम से पैदा हो। क्या कहने। वो जैसे इकबाल जगह जगह इसका जिक्र भी करते हैं, जब भी वो खुदावंद पाक की गुफ्तगू और ख़ास जो उसके साथ ताल्लुक़ और मुनाजात करते हैं, और उसके अंदर एक बड़ा फ्रेंडलीनेस पैदा करके दिखाते हैं कि मैं हूँ ज़रा सी आबजू, या मुझे हम कनार कर या मुझे बेकनार कर। तो ये जो इकबाल के अंदर कुव्वत उम्मीद है, जो शोलाए जवाला है, वो पैदा हुआ था विद द राइट आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस कि होपलेसनेस पैदा कहाँ से हो रही है, नाउमीदी पैदा कहाँ से हो रही है, बेयकीनी कहाँ से पैदा हो रही है। वो तमाम चीज़ों को जब आइडेंटिफाई किया तो एहसास हुआ कि जो मुस्लिम और अक़लियत में बसने वाले मुसलमान हैं, और ये पूरी जो हिंदुस्तानी तहजीब है और बरे सगीर की एक जो ज़ख़ीम रिवायत है, इसके अंदर जो शनाख्त बाहर से लाकर कॉपी पेस्ट की जा रही है, वो हमारी उम्मीद के गले के ऊपर दिन रात खंजर चला रही है, हमें नहर कर रही है, और वो चौखट आलमी मंडी की है, कैपिटलिज्म की मार्केट है जिसके ऊपर हमें कत्ल किया जा रहा है। इसीलिए इकबाल जगह जगह ये जिक्र करते हैं कि दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनकताबी। परेशान मत हो, सितारे तभी टिमटिमाते हैं, डूबते हैं जब सूरज तुलू होने वाला होता है। तो इस डूबने से, इस टिमटिमाने से, इस बुझ जाने से घबरा मत, वो सूरज तुलू होने वाला है। गया दौरे गरा खाबी, और वो जो तू नींद पक्की गफलत वाली सोए में है और तू उठने का नाम नहीं ले रहा, अब वक्त आ चुका है कि तू उठ। तो ये जो इकबाल के अंदर पूरा फलसफा उम्मीद है, फलसफा यकीन है, उसके पीछे कुछ बड़े बड़े आइडियल्स मौजूद हैं। आप देखिएगा कि इकबाल ने जो बड़ा फलसफा कशीद किया है उम्मीद का और यकीन का, वो वाक़या करबला से। बिल्कुल। इमाम आली मुकाम
حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کی شخصیت ماب، ان کا مشن جس طرح وہ لے کر چلے تھے، اقبال نے اس وہاں کو بھی آئیڈیل اقبال نے بنایا۔ وہی کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے ہر دے، قوم پکارے گی قوم ہمارے پکارے یہ گی اقبال کا نہ ہمارے ہے، سے۔ یہ اقبال کا نہ ہے۔ اچھا میں سوچو اقبال کا، سوری۔ ہاں، لیکن جس طرح اقبال وہ ہمیشہ میراث سے مسلمانی سرمایہ شبیری، جگہ جگہ آپ سیدنا عمر، آپ ابو ذر غفاری، صدیق اکبر، علی المرتضی، اور پھر جہاں پر آپ نے چوٹی کے اشعار کہے ہیں وہ امام علی مقام حسین کے واقعہ کربلا، اور وہاں سے جو پیدا ہونے والا فلسفہ انقلاب ہے اس سے امید پیدا کر کے دکھاتے ہیں، یقین پیدا بالکل، کرتے ہیں۔ مجھے میرا خیال ہے اسی کے ساتھ اب ہم اختتام کرتے ہیں اپنے شو کا۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ شاہیر الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا آپ سے بات کرتے ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے حسنین کو، میری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔